हेलो, गुड मॉर्निंग। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद राज सर के माध्यम से आपको पढ़ाने जा रहा हूँ भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास के अंतर्गत 3 पार्ट होते हैं: प्राचीन काल का इतिहास, मध्यकाल का भारतीय इतिहास और आधुनिक भारत का भारतीय इतिहास। तो भारतीय इतिहास के अंतर्गत मैंने आधुनिक भारत का इतिहास आज पढ़ाने जा रहा हूँ और आधुनिक भारत के इतिहास में मैं आज यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको पढ़ाने से पहले एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाने जा रहा हूँ और मैंने इसको लिख के पढ़ाने की कोशिश करी है, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं पढ़ा देते हैं और कुछ नोट्स नहीं बनवाते हैं। तो मैंने कुछ लिखा है और ये आप एक नोट के तौर पर देखिए और इसको देखने के समय पेपर और पेन लेके बैठिए, रजिस्टर लेके बैठिए और इसको लिख भी लीजिए। ठीक है, जो पेपर में पूछे जाने वाले बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं भारतीय इतिहास के अंतर्गत। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भारतीय इतिहास के अंतर्गत यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। ठीक है, यूरोपीय कंपनियां बेसिकली भारत में ही क्यों आई? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि जो यूरोपीय कंपनियां थी सबसे पहले भारत में ही क्यों आई और क्या कारण था, और ये किस रास्ते से आई, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। ठीक है, तो जानते हैं क्या कारण थे भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के। ठीक है, मैंने मानचित्र के यहाँ पर कुछ दर्शाया हुआ है। ठीक है, मानचित्र को देखते हैं। ये वर्ल्ड मैप का थोड़ा सा मैंने बनाया है रफली। ठीक है, तो ये है उत्तरी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका, ये है यूरोप का भाग, ये एशिया के अंतर्गत मैंने भारत को दर्शाया यहाँ पर, और ये है अफ्रीका, ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो क्या कारण थे जो यूरोप के लोग भारत में आए व्यापार करने? अच्छा, व्यापार जो होता था प्राचीन काल में भी है तो हमारा व्यापार होता था। भारत का व्यापार प्राचीन काल में भी यूरोप से होता था, मध्यकाल में भी यूरोप से होता था। ठीक है, तो क्या कारण हुआ कि इन्होंने यूरोपीय जो कंपनियां थी ये अपना रास्ता चेंज कर दिए। ठीक है, तो उसके अंतर्गत देखते हैं क्या हुआ कि जो यूरोप है, यूरोप एक बहुत बड़ा ठंडा प्रदेश है। ठीक है, यूरोप जो एक बहुत बड़ा ठंडा प्रदेश है और यहाँ पर क्या है, अधिकतर लोग मांसाहारी होते हैं और वहाँ पर वो लोग अपना गोश्त खाते हैं। गोश्त के अंतर्गत वो गरम मसाले का यूज़ करते हैं और उन्होंने सुन रखा था कि भारत में गरम मसाले बहुत प्रसिद्ध हैं और बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, तो पहला कारण तो ये है। और ये आए कैसे? तो ये जो आए तो ये समुद्र के रास्ते आए। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि जो पहले यहाँ से क्या कारण था, ये समुद्र के ही रास्ते आए। क्या कारण था? उसके पीछे एक कारण था, लॉजिक था। चलो देखते हैं। ये हमारा यूरोप है, ये है एशिया, ये है भारत। तो जो प्राचीन काल में जो व्यापार होता था भारत का यूरोप से, तो ये स्थल मार्ग से होता था। ये स्थल मार्ग से व्यापार होता था, भारत का स्थल मार्ग से यूरोप में व्यापार होता था। लेकिन क्या हुआ कि एक घटना हुई 1453 में। 1453 में एक घटना हुई और इस स्थान का नाम है कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया जो यूरोप के पूर्वी भाग पर स्थित है। यूरोप के पूर्वी भाग पर एक स्थान है कुस्तुनतुनिया। ठीक है, यहाँ पर 1453 में एक घटना होती है। यहाँ पर तुर्कों का आक्रमण हो जाता है और इस क्षेत्र को तुर्क लोग अपने कब्जे में ले लेते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र को तुर्क लोग जो होते हैं अपने कब्जे में ले लेते हैं और इस क्षेत्र से वो कहते हैं मैं किसी को आने जाने नहीं दूंगा। ठीक है, ना भारत से कोई व्यापारी इसको क्रॉस करके यूरोप जा सकता था, ना यूरोप का कोई यात्री इसको क्रॉस करके भारत में आ सकता था। तो फिर क्या हुआ कुछ, और इसी समय यहाँ पर यूरोप में ही पुनर्जागरण का काल चल रहा था। ठीक है, यूरोप में ही पुनर्जागरण का काल चल रहा था। तो और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े आविष्कार हुए थे, वैज्ञानिक आविष्कार हुए थे, फैक्ट्रियाँ भी लगी थी और उस आविष्कारों में जहाजरानी का भी आविष्कार हो गया था। उन्होंने बड़े बड़े जहाज और स्टीमर भी बना लिए थे यहाँ पर। और इन्होंने कहा कि अब ये क्षेत्र तो बंद हो गया है, तो यहाँ के जो राजा थे
वो राजा लोगों ने अपने कुछ नाविकों से कहा कि जाइए आप खोज करिए, ठीक है। तो वहाँ से एक पहला यात्री निकला है जिसका नाम था बार्थोलोमो डियाज। यहाँ से एक यात्री निकला, उसका नाम था बार्थोलोमो डियाज। ये यात्रा करते 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 ये यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका है, ये अफ्रीका महाद्वीप के ये जो क्षेत्र पड़ता है उसका नाम है उत्तमांश अंतरीप। ये यहाँ तक आया और यहीं पर रहा और यहीं से वो वापस लौट गया। इसने कहा कि आगे कोई दुनिया नहीं है, आगे कोई दुनिया नहीं है। तो यहाँ वो आगे न जाकर ये फिर वापस चला गया अपने देश यूरोप में, ठीक है। उसके बाद वहाँ से फिर एक दूसरा यात्री निकला स्पेन से, यहाँ से स्पेन से एक दूसरा यात्री निकला कब, 1492 में, ठीक है। उसका नाम था कोलंबस। तो कोलंबस यही ये समुद्र है, ये पूरा समुद्र है, तो समुद्र बहुत बड़ा होता है, तो वो भटकते भटकते वो अमेरिका चला गया, उसने अमेरिका की खोज कर ली, ठीक है। जो स्पेन का यात्री था कोलंबस, उसने 1492 में निकला तो खोज करने के लिए थे भारत का, लेकिन वो पहुंच गया अमेरिका, तो उसने अमेरिका की खोज करी, ठीक है। तो उसके बाद वास्को डी गामा, यहाँ के फिर राजा ने वास्को डी गामा को कहा और उन्होंने वो निकले यहाँ से अपनी नाव लेकर, ठीक है। तो यहाँ से निकले और यहाँ से होते होते यहाँ पर पहले यहाँ पहुँचे उत्तमांश अंतरीप पर, उसके बाद यहाँ से ये होते हुए ये भारत में आए, ठीक है। तो ये रूट एक है, जो इस रूट को कहते हैं केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप का नाम इसको दिया जाता है, जिससे ये वास्को डी गामा यहाँ से आते हुए अफ्रीका के इस तट पर आया, दक्षिणी तट पर, उसके बाद यहाँ से ये भारत में आ गए। तो ये कुछ कारण थे, बेसिक पॉइंट थे कि कैसे यहाँ पर अधिकार हो जाता है और यहाँ का रास्ता ब्लॉक कर दिया जाता है, और यहाँ पर तुर्क लोग कहते हैं कि मैं अपने इस क्षेत्र से किसी को आने जाने नहीं दूंगा, तो इसलिए इस चीज़ को बंद करके तो यूरोपीय लोग यहाँ से समुद्र के रास्ते वो भारत में प्रवेश करते हैं। तो देखते हैं यूरोपीय कंपनियों के आगमन में सबसे पहले कौन आता है। यूरोपीय कंपनी आगमन में सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली, ठीक है। यूरोपीय आगमन में सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली, फिर डच आते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं, फिर डेनिश आते हैं, फिर फ्रांसीसी आते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि इनका क्रम पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है कि ये क्रम क्या है। सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं, फिर डेनिश आते हैं, फिर फ्रांसीसी आते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये याद रख लेना है, ठीक है। ये क्रम याद रखना है, ठीक है। इस बहुत ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली, ठीक है। पुर्तगीज सबसे पहले आते हैं, और पुर्तगालियों में जो सबसे पहला यात्री है, प्रथम यूरोपीय यात्री जो था वो वास्को डी गामा था। हमने अभी यहाँ पर बताया अपने नक्शे के माध्यम से कि 1498 में यहाँ से होते हुए ये फिर भारत में आता है। कौन आता है? प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा। नाम याद रखना और सन याद रखना 1498 में, ठीक है। वो किसकी सहायता से? एक भारतीय था, कहाँ का? गुजरात का। गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीक की सहायता से वह कालीकट तट पर उतरा। कालीकट कहाँ था? कालीकट यहाँ पर केरल में था। ये केरल का क्षेत्र पड़ता है, तो ये केरल के क्षेत्र, केरल के कालीकट तट पर उतरा। तो जब वो केरल के तट पर उतरता है यहाँ पर, तो वहाँ का जो शासक होता है उसकी एक उपाधि होती है, उसका वो होता है उसका ना, वो जो उपाधि होती है उसको हम बोलते हैं जमोरिन। वहाँ का शासक जो जमोरिन था, वास्को डी गामा का स्वागत किया उसने, ठीक है। लेकिन यहाँ पर विरोध भी हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फारस के जो अरब यात्री थे जो यहाँ से पहले से ही व्यापार करते थे, उन्होंने इसका विरोध किया। किसका? अरबों ने विरोध किया। किसका? वास्को डी गामा का। क्योंकि ये लोग नहीं चाहते थे कि वास्को डी गामा यहाँ पर आए और व्यापार करे। जो पुर्तगाली
थे यहाँ पर आ गए और यहाँ पर वो अपना व्यापार भी जमाना चाह रहे होंगे। तो इसलिए जो यहाँ पहले से थे अरब यात्री, अरब व्यापारी, वो इसका विरोध करते हैं, उसका विरोध करते हैं। और लेकिन जब यहाँ का राजा जो जमोरिन होता है वो उनकी स्वागत करता है, तो अरब के जो यात्री होते हैं वो ज़्यादा सफल नहीं हो पाते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि यहाँ पर वास्को डी गामा कुछ दिनों तक रुकते हैं और अपना व्यापार करते हैं। व्यापार करने के बाद वो वापस अपने देश इसी रास्ते से होते हुए यूरोप चले जाते हैं। फिर क्या होता है कि यहाँ से जो वो मसाला लेके निकले और अपने देश गए और वो उसको वहाँ पर बेचा। बेचने के बाद उनको 60 गुना, जो वास्को डी गामा जो काली मिर्च और मसाले लेकर वापस अपने देश गया था और वहाँ पर उसने व्यापार किया और उन लोगों को बेचा और उसको 60 गुना फ़ायदा हुआ। कितना गुना? 60 गुना। सारा खर्चा निकाल कर अपना जो यहाँ से जहाज़ ले गया वो उसका और तेल का सब कुछ निकाल के उसके 60 गुना का फ़ायदा हुआ, सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, फिर धीरे धीरे से यहाँ से और यात्री आए और यात्री आने लगे और वहाँ के राजा थे, सरकार थे, वो लोग यहाँ पर अपने यात्रियों को भेजने लगे और व्यापार करने लगे। तो इनका व्यापार पुर्तगालियों का इस क्षेत्र में बढ़ गया। लेकिन फिर क्या हुआ कि ये लोग यहाँ पर व्यापार जब करने लगे तो ये चाहते थे कि इस व्यापार को अच्छी तरीके से वो ब्लॉक कर दे, कि यहाँ पर कोई दूसरा या अन्य व्यापारी या अन्य देश का कोई यात्री कुछ भी इस क्षेत्र से व्यापार ना कर पाए। फिर तो इस क्षेत्र को उन्होंने कब्जा कर लिया या अपने अधीन कर लिया। तो उसी के अंतर्गत फिर पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को क्या नाम दिया गया? एस्तादो द इंडिया। एस्तादो द इंडिया नाम से इस क्षेत्र को प्रस्तावित किया गया। उसके बाद तो ये पहले यात्री थे वास्को डी गामा। उसके बाद पेड्रो अल्वारेस कैम्बल आए। पेड्रो अल्वारेस कैम्बल जो दूसरे पुर्तगाली यात्री थे, कब आए थे? ये 1500 ईस्वी में आए थे। ठीक है, वास्को डी गामा के बाद ये आए। ठीक है, उसके बाद वास्को डी गामा फिर पुनः आया, जब वापस चला गया उसके बाद वास्को डी गामा फिर वापस आया। वास्को डी गामा 1502 में पुनः भारत आता है और कोचीन में अपनी प्रथम फैक्ट्री 1503 में स्थापित करता है। कोचीन में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित करता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं फ्रांसिस्को डे अल्मीडा 1505 में। ये जो आए भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत में आए। ये कब आए? 1505 में भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आए। ठीक है, उसके बाद इनकी एक नीति थी, इनकी एक बहुत अच्छी नीति थी, या यूँ कह ले ये जो भारत के जो नीचे का ये हिस्सा है ये हिंद महासागर कहलाता था। तो इसके अंतर्गत ये एक शांत जल की नीति, इन्होंने शांत जल की नीति अपनाई। ठीक है, इसको इंग्लिश में ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहते हैं। तो क्वेश्चन में आ जाता है या तो शांत जल की नीति आएगी या तो ब्लू वाटर पॉलिसी। तो इसके अंतर्गत क्या था कि भारत में दुर्ग बनाए सुरक्षा ना होकर, भारत में जो दुर्ग, उन्होंने कहा कि भारत में दुर्ग बनाए सुरक्षा ना होकर हिंद महासागर पर नियंत्रण स्थापित करना था। मतलब यहाँ पर दुर्ग बनाए और दुर्ग बनाने के बाद सुरक्षा नहीं था, सिर्फ वहाँ हिंद महासागर पर अपना कब्जा करना था कि यहाँ पर कोई अन्य व्यापारी यहाँ पर ना आ पाए और सिर्फ इनका ही यहाँ पर साम्राज्य हो। ठीक है, ये ब्लू वाटर पॉलिसी के अंतर्गत आता था। उसके बाद आते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ये 1509 से 1500 ईस्वी तक रहते हैं। इनमें ये क्या करते हैं? पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक इनको माना जाता है। क्या? किसको? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को ये पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक इनको माना जाता है। इन लोग को अभी तक नहीं माना गया था, इनको माना गया पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। इनमें भी महत्वपूर्ण घटना होती है। इनमें महत्वपूर्ण घटना ये होती है कि जब ये बन के आते हैं और ये पुर्तगाली साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक तो थे ही, तो इनके पास पावर बहुत थी। तो 1510 ईस्वी में ये बीजापुर के शासक आदिल शाह सुल्तान से गोवा को जीत लेते हैं। ठीक है, कहाँ के?
बीजापुर के शासक कौन थे? आदिल शाही सुल्तान से क्या छीनते हैं? गोवा को छीन लेते हैं या जीत लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये अपने अधीन कर लेते हैं। फिर दूसरी एक घटना होती है 1511 में, ये मलक्का मंडी तथा 1515 में हरमुज को जीत लिया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इनका क्या उद्देश्य था भाई? जैसे इन्होंने शांत जल की नीति अपनाई थी, उसी तरह इन्होंने अल्फांसो डी अल्बुकार्क ने भी एक नीति अपनाई। इनका उद्देश्य था अस्थाई बस्ती बसाना। क्या? भारत में अस्थाई बस्ती बसाई जाए और भारतीय महिलाओं से विवाह करा जाए। इसके भी रीज़न थे, इसके भी कारण थे। क्या कारण थे भाई? भारत में अस्थाई बस्ती, यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर था कि यहाँ से व्यापार बहुत होता था और यहाँ पर वो अपनी बस्ती बसाना चाहते थे और अपनी कंपनी के लिए ही भारतीय महिलाओं से शादी करके और अपनी जनसंख्या बढ़ाना चाहते थे और अपनी कंपनी में लोगों को लगाना चाहते थे। तो इनके सबसे बड़ी यही एक उद्देश्य था कि अस्थाई बस्ती बसाना तथा भारतीय महिलाओं से विवाह करना। ठीक है, और इसी के अंतर्गत इन्होंने इनकी अल्फांसो डी अल्बुकार्क ये भी उन्होंने सेना में भारतीयों को भर्ती किया, सेना में भारतीयों पुरुषों को भर्ती किया था। ठीक है, अगले देखते हैं कौन से गवर्नर आए। अगले इसमें आते हैं नीनो डी कून्हा। नीनो डी कून्हा क्या क्या करते हैं? तो नीनो डी कून्हा, इससे पहले जो अल्बुकार्क थे, अल्बुकार्क ने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया था, लेकिन यहाँ पर नीनो डी कून्हा आते हैं, इन्होंने कोचीन से गोवा को अपना मुख्यालय बनाया। किसको? गोवा को ही। तो याद रखना है, गोवा को इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया और इन्होंने क्या किया, कुछ बस्तियाँ बसाई। तो वो बस्तियाँ कहाँ कहाँ पर थी? तो याद रखना है आपको, सिंथोमा एक स्थान है मद्रास में, वहाँ पर हुगली है बंगाल में, वहाँ पर दीव है काठियावाड़ में, वहाँ पर पुर्तगाली बस्तियाँ बसाई। किन्होंने? नीनो डी कून्हा ने। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि चटगांव जो है एक बंगाल में बंदरगाह है, उन्होंने उस बंदरगाह को महान बंदरगाह की संज्ञा दी। उसने नीनो डी कून्हा ने, उस बंदरगाह से बहुत व्यापार होता था, इसलिए चटगांव जो बंगाल में एक बंदरगाह था, उस बंदरगाह को महान बंदरगाह की इन्होंने संज्ञा दी। किसने दी? नीनो डी कून्हा ने। ठीक है, एक कार्टेज था। कार्टेज व्यवस्था क्या थी? कार्टेज अल्मेडा काफिला व्यवस्था। ठीक है, तो इस व्यवस्था में क्या ऐसा था? ठीक है, किसमें? कार्टेज अल्मेडा काफिला व्यवस्था। हुआ क्या कि इसमें कोई भी परमिट लेकर अरब सागर में जा सकता था। ठीक है, जब ये लोग व्यापार करने लगे और ये भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट पर, वहाँ पर जो अरब सागर है पश्चिम में, भारत के पश्चिम में जो अरब सागर है, अरब सागर में ये लोग अपना प्रभुत्व जमा चुके थे, अरब सागर में अपना प्रभुत्व जमा चुके थे और अपना प्रभुत्व जमाने के बाद उस एरिया में किसी को जाने नहीं देते थे। ठीक है, किसी को भी जाने नहीं देते थे और जो जाता था उसके लिए उन्होंने एक परमिट व्यवस्था बना रखी थी, ठीक है, तो अगर वहाँ पर जाना होता था अरब सागर में, तो कोई भी अदर कंपनियों को वहाँ पर शुल्क देना होता था। ठीक है, तो परमिट लेकर वो शुल्क देते थे। ठीक है, तो कार्टेज अल्मेडा काफिला व्यवस्था थी, कोई भी परमिट लेकर अरब सागर में जा सकता था और परमिट लेने के लिए उसे शुल्क देना होता था, कुछ रुपए देने होते थे, तब जाके वो अरब सागर में जा सकता था। उसके बाद जब ये अरब सागर में इन्होंने अपना प्रभुत्व जमा लिया, तो फिर ये जो सागर के स्वामी कहलाने लगे। ठीक है, कौन? पुर्तगाली जो क्या कहलाने लगे? सागर के स्वामी कहलाने लगे। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, भारतीय एवं अरबी जहाज़ों से काली मिर्च तथा गोला बारूद ले जाने की अनुमति नहीं थी। मतलब सब कुछ कर सकते थे, लेकिन जो भारतीय थे, इन्होंने जो नियंत्रण स्थापित कर रखा था अरब सागर में, तो जो भारतीय जो व्यापारी थे और अरब के जो व्यापारी थे, इन लोगों को ये कहा गया था कि आप यहाँ से काली मिर्च और गोला बारूद नहीं ले जा सकते हैं।
मेरी अनुमति के बिना। ठीक है, भारतीय एवं अरबी जहाज़ों से काली मिर्च और गोला बारूद ले जाने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, फिर आगे एक व्यवस्था आती है काफिला व्यवस्था। काफिला व्यवस्था क्या थी? काफिला व्यवस्था के अंतर्गत ये था कि स्थानीय व्यापारियों के जहाज़ों की समुद्र में सुरक्षा करना। मतलब यहाँ पर काफिला व्यवस्था थी कि जो स्थानीय व्यापारी वहाँ पर व्यापार करते थे, तो जब वो समुद्र के रास्ते एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे तो वहाँ पर समुद्र में उनकी वो रक्षा करते थे, जो समुद्री डाकू होते थे उनकी वजह से स्थानीय व्यापारियों के जहाज़ों की समुद्र में रक्षा करते थे, किसकी? डाकुओं से। ठीक है, तथा साथ साथ चलते थे। जो स्थानीय व्यापारी जाते थे तो समुद्र में वो साथ साथ चलते थे और रक्षा करते थे स्थानीय व्यापारियों की। ठीक है, तो काफिला व्यवस्था ये थी। काफिला व्यवस्था समझ गए? उसके बाद मुगल बादशाह अकबर ने भी कार्टेज प्राप्त किया था। किससे? पुर्तगाली क्षेत्र में व्यापार करने के लिए, पुर्तगालियों से। ठीक है, तो मुगल बादशाह अकबर ने भी कार्टेज प्राप्त किया था पुर्तगाली क्षेत्र में व्यापार करने के लिए। ठीक है, मालाबार और कोंकण तट से काली मिर्च, हल्दी, अदरक, नील आदि का व्यापार करते थे। कौन? पुर्तगाली। फिर मध्य अमेरिका से पुर्तगाली क्या लाए? आलू लाए, तम्बाकू, आलू, मक्का, काजू और मूंगफली वो बाहर से लाए थे और भारत में इन चीज़ों को स्थापित किया था। ठीक है, उसके बाद इनका पतन कैसे हुआ पुर्तगालियों का? पुर्तगालियों के पतन में सबसे बड़ा कारण है कि अन्य कंपनियां जो भारत में आईं तो इनसे प्रतिस्पर्धा हुई और ये अपने को कमज़ोर समझने लगे। ठीक है, और इनकी धार्मिक मतलब ये अपना ईसाई धर्म प्रचार करना चाहते थे, तो यहाँ पर इनको विरोध करने लगे। यहाँ के जो भारतीय स्थानीय क्षेत्र के व्यापारी थे तो इनका विरोध करने लगे और प्रजा भी। और ब्राज़ील की खोज हो गई। एक उपनिवेश पुर्तगालियों को ब्राज़ील मिल गया, वहाँ से वो अपना रॉ मटेरियल लाने लगे अपनी फैक्ट्रियों के लिए। ठीक है, देखते हैं अब डचों का। पहले क्या था? पुर्तगाली भारत में आ चुके थे। अब पुर्तगालियों के बाद कौन आते हैं? डच व्यापारी। डच व्यापारी पुर्तगालियों के बाद सेकंड नंबर पर आते हैं, तो याद रखना ये पुर्तगालियों के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं। कौन? डच व्यापारी। ये डच व्यापारी कहाँ के थे? ये डच व्यापारी मूलतः नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। कहाँ के? नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। ठीक है, और इन डचों ने जो कंपनी बनाई वो 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। कब हुई? 1602 में डच ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना हुई। और ये जो कंपनी की स्थापना हुई थी वो सरकार के नियंत्रण में हुई थी। कहाँ? सरकार के नियंत्रण में। तो जो डच लोग थे, डचों ने डच की सरकार ने के नियंत्रण में ही 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और ये डच कहाँ के थे? नीदरलैंड या हॉलैंड के। ऑप्शन में आएगा तो आपको, अगर नीदरलैंड होगा तो ये टिक करना होगा, अगर हॉलैंड होगा तो हॉलैंड। हमने दोनों नाम यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, फिर जो ये सरकार थी डच की, उनके नियंत्रण में कंपनी बनी और सरकार ने कहा कि आप लोग 21 वर्ष के लिए, कितने वर्षों के लिए? 21 वर्षों के लिए, 21 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ, मतलब पूर्वी देशों के साथ क्या व्यापार कर सकते हैं, आक्रमण करने के बाद विजय प्राप्त कर सकते हैं। और वहाँ पर अधिकार पत्र उनको दिया गया। कहा गया कि पूर्वी देशों के साथ व्यापार, आक्रमण, विजय के संबंध में उनको अधिकार पत्र प्राप्त हुआ। किसको? कंपनी के अधिकारियों को। और किसने दिया? डच सरकार ने। कहा कि आप जाइए और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करिए। ठीक है, फिर क्या हुआ? ये जब भारत में आते हैं, डच लोग जब भारत में आते हैं तो भारत में आके इनको कामयाबी मिल जाती है और शीघ्र ही भारत में मसाला व्यापार पर इन लोग का अधिकार हो जाता है। ठीक है, मसाला व्यापार पर इनका अधिकार हो जाता है। उसके बाद डचों को भारत से अधिक, जो डच थे, डच में भारत में उनको तो मसाला मिला, लेकिन उनको भारत से अधिक इंडोनेशिया के मसाला व्यापार में रुचि थी।
उन्होंने कहा कि क्या कारण थे, उसमें कारण भी हो सकते हैं कि जैसे भारत में तो उनका अधिकार हो ही गया था, और फिर यहाँ पर अदर व्यापारी जो कंपनियाँ आई थी उनके बीच में कुछ समस्याएं चल रही थी, तो उनकी रुचि कहा कि इंडोनेशिया में हम चलते हैं। ये जो इंडोनेशिया पूर्वी देश है, ठीक है, तो डचों को भारत से अधिक इंडोनेशिया के मसाला व्यापार में रुचि थी। कारण था, इसका कारण क्या था कि वहाँ पर कोई व्यापारी नहीं था, कि जो इंडोनेशिया था वहाँ पर और यूरोपीय कंपनी नहीं गई हुई थी, ठीक है। तो वहाँ का जो माहौल था बहुत शांत था, इसलिए डच लोगों ने क्या कहा कि चलते हैं और इंडोनेशिया में अपना व्यापार बढ़ाते हैं मसालों का। तो भारत से अधिक उन्होंने इंडोनेशिया में अपना मसाला व्यापार आरंभ किया, ठीक है। फिर वहाँ क्या हुआ, जब वो वहाँ रहने लगे तो फिर डचों ने जकार्ता को 1649 में जीत कर वहाँ पर बटेविया नगर, ये नगर याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, बटेविया नगर बसाया। कहाँ पर? जकार्ता को जीता और उसके खंडहरों पर ये बटेविया नगर को वहाँ पर बसाया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है, ये पेपरों में आता है बेसिकली, तो याद रखना। कहाँ पर? जकार्ता को उन्होंने जीता, कब? 1649 में, और उसी इसके खंडहरों पर इस नगर का उन्होंने बसाया। फिर 1605 में मसूलीपट्टम में प्रथम डच कारखाने की स्थापना करी। कहाँ पर? मसूलीपट्टम में डच लोगों ने पहला कारखाना, क्या कह रहा है कि 1605 में मसूलीपट्टम में प्रथम डच कारखाने की स्थापना करी, ठीक है, डचों ने। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ से ये जो मसूलीपट्टनम था, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये इसको याद रखना। यहाँ में प्रथम डच कारखाना स्थापित किया गया। उसके बाद इसी मसूलीपट्टम से ही नील का यहाँ से निर्यात किया जाता था। सबसे ज़्यादा नील का निर्यात कहाँ से होता था? तो मसूलीपट्टम में से होता था, आप लोगों को याद रखना है। फिर उसके बाद क्या हुआ, भारत से सूती कपड़ों का अधिकार का व्यापार किया। मतलब क्या हुआ कि जब ये लोग इंडोनेशिया चले गए और वहाँ से इन्होंने मसाला का व्यापार करना चालू किया, तो अधिकतर उन्होंने कहा कि अब हम तो इंडिया और इंडोनेशिया से मसाला का तो व्यापार कर ही रहे हैं, तो हम क्यों ना इंडिया से सूती कपड़ों का व्यापार करें। तो इसी को उन्होंने ध्यान में रखते हुए भारत से सूती कपड़ों का अधिक व्यापार किया। इंडोनेशिया से मसालों का और भारत से सूती कपड़ों का इन्होंने व्यापार अधिक किया, ठीक है। उसमें और कुछ नाम आते हैं, जैसे नील हो गया, शोरा हो गया और सूती वस्त्र। सूती वस्त्र यहाँ पर मैंने लिख दिया, यहाँ पर भी लिख दिया, शॉर्ट में एक याद रखना, नील, शोरा और सूती वस्त्र, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जो डच लोग थे बंगाल में भी उन्होंने अपना कुछ फैक्ट्री लगाई। तो बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना करी। बंगाल में कहाँ पर? पीपली में, ये नाम याद रखना, ठीक है। तो बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री पीपली में स्थापित करी थी डचों ने। फिर उसके बाद ये गुस्तवा फोर्ट, गुस्तवासु फोर्ट क्या है? ये गुस्तावासु फोर्ट, ये चिंसुरा का किला है। कहाँ का? चिंसुरा का। तो जो चिंसुरा का किला था नॉर्मली था, लेकिन उस किले की डचों ने किलेबंदी कर दी। क्या करा? जो यह चिंसुरा का किला था, उस किले को इन्होंने किलेबंदी कर दी, यानी कि बाउंड्री वॉल बना ली, पूरी तरफ से उसको घेराबंदी कर लिया। उसके बाद उसी जो यहाँ के किले थे, उन्हीं के किले को बाद में क्या कहा गया? गुस्तावासु फोर्ट, ठीक है। तो ये नाम याद रखना, ठीक है। फिर उसके बाद ये व्यापार होता गया इंडोनेशिया से भी और भारत से भी। उसके बाद क्या हुआ कि इन डचों के बाद फिर आते हैं अंग्रेज। तो इनके पतन के भी क्या कारण थे कि भाई ये हार गए अंग्रेज़ों से? तो इनमें क्या था, एक युद्ध हुआ था, वेदरा का युद्ध, याद रखना। ये वेदरा का युद्ध पूछते हैं किसके और किसके बीच हुआ। तो वेदरा का युद्ध हुआ था अंग्रेज़ों के और डचों के बीच। किसके बीच में? अंग्रेज़ों और डचों के बीच में वेदरा का युद्ध हुआ था, ठीक है। ये युद्ध हुआ था वेदरा का, इसमें जीता कौन? इसमें जीते अंग्रेज़ों की इसमें जीत हुई। भाई जीत इसलिए हुई क्योंकि अंग्रेज के पास अच्छी नौसेना शक्ति थी, डचों के पास उतनी अच्छी नौसेना शक्ति नहीं थी। इसी वजह से
अंग्रेज़ों को इस वेदरा युद्ध में जीत हुई और यहाँ से डचों का धीरे धीरे पतन स्टार्ट हो गया था और उसके बाद अंग्रेज आ जाते हैं। फिर क्या हुआ, असफलता के कारण भी जान लीजिए। असफलता के कारण में था क्या कि जो ये कंपनी थी डचों की, तो वो सरकार के नियंत्रण में थी। उसी तरह कंपनी नीदरलैंड सरकार के नियंत्रण में थी। अगर ये व्यक्तिगत होती तो इसमें लाभ होता, लेकिन जो कंपनी थी ये सरकार के नियंत्रण में थी, ठीक है। उसमें भ्रष्ट अधिकारी भी होते थे। उसमें भ्रष्ट अधिकारी जो होते थे, अधिकारी लोग तो ये सोचते थे कि मेरा फ़ायदा हो, ना कि सरकार का फ़ायदा हो। तो इसी तरह से इसमें जो कंपनी थी, कंपनी में भ्रष्ट अधिकारी ज़्यादातर हुए। वो अपना लाभ ज़्यादा कमाने के चक्कर में सरकार की जो कंपनी थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, उसमें ज़्यादा देखभाल नहीं करी। तो इस तरह से धीरे धीरे उसका पतन का कारण एक ये भी था और एक ये भी था कि इसमें भ्रष्ट व्यापारी भी थे और भ्रष्ट अधिकारी थे। तो ये मेरा वीडियो है जिसमें मैंने पुर्तगाली और डच दो कंपनियों को पढ़ाया है। तो आप लोग इसको एक फ़ोटो मतलब स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट्स के तौर पर लिख लीजिएगा, ठीक है। और मैं वाइट बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ एक नोट्स के तरीके से, और ये आने वाले एग्ज़ामों में बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो देखिएगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके।